कोई बात नहीं, ये भी मेरी तरह हिस्ट्री ज्योग्राफी में वीक है। शुक्र है मेरे ट्रांसपोर्ट बिजनेस के लिए फ्लीट एज ऐप है। ट्रक की सर्विस हिस्ट्री से लेकर सर्विस कब ड्यू है सबकी जानकारी मिल जाती है। सोच क्या रहे हो? अब ट्रैक करो, प्लान करो, एनालाइज करो। आज ही फ्लीट एज ऐप डाउनलोड करो माइलेज कंट्रोल में, बिजनेस कंट्रोल में, लाइफ कंट्रोल में। क्या उत्तर प्रदेश में 2014 में हुए लोकसभा चुनाव जैसी स्थितियां या उससे भी थोड़ी और बेहतर भाजपा के संदर्भ में वैसी स्थितियां बन गई हैं? मायावती जी अलग लड़ रही हैं, समाजवादी और कांग्रेस अलग हैं, एक साथ हैं, और आरएलडी भाजपा के खेमे में। मायावती जी का स्टैंड बिल्कुल साफ है, उनके निशाने पर समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी के जहां भी जीतने की संभावना हो सकती है या जहां वो लड़ाई में हो सकते हैं, उन सब स्थानों पर मायावती की पार्टी बीएसपी स्ट्रेटेजिकली उस वर्ग से उम्मीदवार देगी जिस वर्ग से सपा को नुकसान हो, उस वर्ग के उम्मीदवार से। यादव परिवार जहां जहां से चुनाव लड़ेगा उसमें मान लीजिए डिंपल जी की सीट छोड़ दीजिए, अगर मुझे समझ जितनी है उसके हिसाब से, बाकी सब स्थानों पर मायावती मुस्लिम कैंडिडेट लड़ाएंगी। कन्नौज में भी, आजमगढ़ में भी। कन्नौज में तो घोषित ही कर दिया, बदायूं में भी, ताकि यादव परिवार की घेराबंदी हो सके। अखिलेश यादव के एमवाई में जितना जो कुछ सेंध लग सके उतनी लगाई जाए। वन लाइनर ये। अब इसकी दो स्थितियां बनती हैं, या तो भाई आप इतने बहुमत से जीत रहे हो, बड़े मार्जिन से जीतने की स्थिति में हो कि भाई हम 1-2 लाख वोट से जीतेंगे, तो शायद फिर इस ढंग की रणनीति से कोई फर्क नहीं पड़ता जो बीएसपी अपना रही है, मुस्लिम कार्ड। लेकिन अगर आप 10,000, 15,000, 20,000 वोट के ही आगे पीछे में झूल रहे हैं, तो बीएसपी का मुस्लिम उम्मीदवार मुरादाबाद में आपके लिए मुश्किल पैदा कर देगा, समाजवादी पार्टी के लिए, गठबंधन के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए। ये मायावती ने अभी कुछ उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की, उनकी पार्टी ने। उन्होंने खिड़की खोल दी है, झलक दिखला जा रहे है ना, जैसे गाना था वैसे उन्होंने झलक दिखला दी है कि हम कन्नौज में मुस्लिम लड़ा रहे हैं, फलां जगह मुस्लिम लड़ा रहे हैं। और अभी मायावती सिर्फ इसलिए इंतजार कर रही हैं कि एक बार समाजवादी पार्टी की पूरी लिस्ट आ जाए, कांग्रेस की, सपा की, उसके बाद वो अपने पत्ते खोलें। लेकिन फोकस है मुस्लिम फैक्टर पर, एम फैक्टर पर। जाहिर सी बात है कि मायावती इस फॉर्मूले को 14 में अपना चुकी हैं, ये फॉर्मूला खरा उतरा। मायावती इस फॉर्मूले को 17 में अपना चुकी हैं, खरा उतरा है। मायावती इस फॉर्मूले को 22 में विधानसभा चुनाव में अपना चुकी हैं, खरा उतरा है। जहां उन्होंने सपा के मुस्लिम के खिलाफ अपना मुस्लिम लड़ाया या सपा के किसी बड़े कॉन्स्टिट्यूंसी में प्रभावशाली नेता के विरुद्ध अपना कोई ताकतवर मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा कर दिया, तो समझ लीजिए सपा चक्रव्यूह में फंस गई। 2017 में समाजवादी पार्टी 47 सीटें जीती थी शायद विधानसभा में, तो उसका क्रेडिट मालूम किसको जाता था? बीएसपी को। बीएसपी ने करीब 100 सीटों पर, उन 100 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे 2017 के विधानसभा चुनाव में, जहां समाजवादी पार्टी के मुस्लिम उम्मीदवार थे। मुस्लिम, सपा के मुस्लिम वर्सेस बसपा के मुस्लिम युद्ध हुआ, भाजपा की गाड़ी आगे निकल गई, जीत भाजपा के खाते में चली गई। बहुत सरल व्याकरण है इस राजनीति का उत्तर प्रदेश में।
मायावती इस बार भी उसी फॉर्मूले को दोहराने जा रही हैं और निशाने पर वही समाजवादी पार्टी और अब गठबंधन कह लीजिए। क्या बसपा अभी भी अकाउंट सेटल करना चाहती है समाजवादी पार्टी से? लगता इसे रहा है। वो समाजवादी पार्टी के परिवार की जो सीटें हैं उन पर भी कोई मुरब्बत करने को तैयार नहीं मायावती जी, कोई रियायत देने को तैयार नहीं। और मायावती के पास उतना वोट है जितने वोट में किसी की जीत और किसी की हार में अपनी भूमिका निभा सके हाथी वाली पार्टी, और मायावती को चाहिए भी है। तो ये मायावती का एम फैक्टर क्या है, इसका गणित क्या है? गुड्डू जमाली ऑफ टाइप ऑफ पॉलिटिक्स। गुड्डू जमाली एक व्यक्ति नहीं, वो एक प्रवृत्ति है, एक तरीका है चुनाव लड़ने और जीतने और हारने का। इसीलिए अखिलेश यादव गुड्डू जमाली को इतने सम्मान के साथ सपा में लाए और लाते तुरंत एमएलसी बनाया और गुलदस्ता दिया, भेंट किया और कहा पूरे देश और प्रदेश के नेता गुड्डू। इसीलिए ना, क्योंकि आजमगढ़ के बाई इलेक्शन में सपा को समझ में आ गया कि अखिलेश यादव की छोड़ी हुई सीट पर धर्मेंद्र इसलिए नहीं जीत पाए और निरहुआ जीत गए क्योंकि बसपा ने गुड्डू जमाली को उतार दिया था। उसी दिन से मैंने ये शब्द गढ़ा, गुड्डू जमाली टाइप ऑफ पॉलिटिक्स। एक हमारे में साथियों ने एक पैकेज बनाया है, जरा उस पैकेज को देख लीजिए, समझिए। उसके बाद मेहमानों से परिचय कराएंगे आपको, फिर ही समझने की कोशिश करेंगे कि मायावती का गुड्डू जमाली टाइप ऑफ पॉलिटिक्स का एजेंडा क्या है और उससे किसको कितना नफा और किसको कितना नुकसान। पहले एक खबर देख लीजिए। लोकसभा चुनाव की बिसात पर वैसे तो सभी दलों ने अपने अपने दांव चलने शुरू कर दिए हैं, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, यूपी का सियासी दंगल बेहद दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। अब इस कड़ी में सबकी नजर बसपा सुप्रीमो मायावती पर जमी है, क्योंकि अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी मायावती का दांव अब इंडिया खेमे को तनाव दे सकता है। दरअसल मायावती ने एकला चलो के रण में एम वाले फॉर्मूले से सपा कांग्रेस का खेल बिगाड़ने का इरादा जता दिया है, क्योंकि अभी तक घोषित किए 6 उम्मीदवारों में 5 मुस्लिम प्रत्याशी हैं। इनमें अमरोहा से मुजाहिद हुसैन, मुरादाबाद से इरफान सैफी, पीलीभीत से अनीस अहमद खां, सहारनपुर से माजिद अली और कन्नौज से अकील अहमद पट्टा को प्रत्याशी बनाया गया है। अमरोहा मुरादाबाद सरीखी सीटों पर इंडिया गठबंधन से भी मुस्लिम उम्मीदवार उतारने के ज्यादा आसार है। जाहिर है कि इन सीटों पर मुस्लिम वोटों के लिए ही जंग होगी और ये वो सीटें हैं जहां इंडिया गठबंधन को अपनी जीत की बहुत उम्मीदें हैं। 2014 के चुनाव में एक भी सीट न जीतने वाली मायावती ने 2019 में गठबंधन के साथ 10 सीटों पर नीला झंडा फहराया था। अब 2024 के चुनाव में बसपा की नजर करीब 13 मुस्लिम बहुल सीटों पर है। मायावती की मुरादाबाद मंडल पर तो खास नजर है, वहीं इन सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारने का प्लान है, जहां मुस्लिम आबादी करीब 20 से 30% है। अब ऐसे में बसपा अगर मुस्लिम वोटों की सेंधमारी में सफल हो गई तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि सपा कांग्रेस के लिए कठिन हो जाएगी डगर। इसका उदाहरण आजमगढ़ का उपचुनाव है। अब मायावती के इस फॉर्मूले से बीजेपी को भी फायदा होना संभव है। वहीं मिशन 80 के साथ ही बीजेपी का दावा यही है कि अब की बार 400 पार, फिर से मोदी सरकार। पूरे देश के अंदर एक आवाज है और वो आवाज है 2024 में फिर एक बार मोदी सरकार का पूरे देश के अंदर एक आवाज आ रही है। बहरहाल एक कहावत है कि ना खेलेंगे ना खेलने देंगे। सपा कांग्रेस के मुस्लिम उम्मीदवारों के सामने बसपा से मुस्लिम उम्मीदवार उतारने के प्लान से यूपी के दंगल में भी ये कहावत चरितार्थ होती हुई दिख रही है। ऐसे में सवाल यही है कि मायावती का ये मुस्लिम दाव इंडिया गठबंधन को ही देगा तनाव।
सवाल तो ये भी है कि अगर 13 सीटों पर उतारे मुस्लिम कैंडिडेट तो सपा कांग्रेस को करेंगे कितना डेंट। उत्तर प्रदेश की 13-14 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी का घनत्व ज़्यादा है। वहां जय और पराजय के संतुलन का निर्धारण मुस्लिम वोट करता रहा है और मायावती की निगाह भी उन्हीं 13-14 सीटों पर है। इंडिया के लिए वो वहीं मुश्किलात पैदा करना चाहती हैं। मेहमानों साहब का परिचय करा दें। राघवेंद्र सिंह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, राघवेंद्र जी का स्वागत है। फराज किदवई साहब हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, फराज साहब का स्वागत है। प्रेम नारायण सिंह हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, प्रेम नारायण सिंह जी का स्वागत है। नावेद शिकोह, राजनीतिक विश्लेषक, नावेद शिकोह जी का स्वागत। नावेद भाई, मुझे लग रहा है बसपा सबसे ज्यादा फोकस्ड चुनाव लड़ रही है, सपा कांग्रेस भाजपा के मुकाबले। उसके दिमाग में कहीं कोई किंतु परंतु नहीं, कोई भटकाव नहीं। उसका लक्ष्य तय है, साफ है, और उस लक्ष्य तक उसको कैसे पहुंचना है उसकी रणनीति भी साफ है। नहीं, आप जहां मुस्लिम लड़ाओगे या जहां परिवार लड़ेगा, हम वहां ताकतवर मुस्लिम उम्मीदवार उतारेंगे। बस इतनी सी न है रणनीति। नवेश को जी बिल्कुल इतनी ही रणनीति है। 80 सीटें दिलवाना चाहती है बहन जी, उनकी मंशा से यही लग रहा है कि 80 के 80 का जो टारगेट है भारतीय जनता पार्टी का, उसमें वो पूरी सहायक साबित होंगी। मैं एक छोटी सी कहानी बहुत कम वक्त में बताना चाहूंगा और मायावती की मंशा साफ हो जाएगी। बचपन में गली मोहल्लों में हम लोग क्रिकेट खेलते थे, बहुत छोटे थे, अपने साथ सब बच्चों से कहते थे आओ खेलो, सब खेलते थे, एक बच्चा नहीं खेलता था। और बाद में क्रिकेट जब हम खेलते थे तो उसमें डिस्टर्ब करता था, कूड़ा डाल देता था, पानी डाल देता था, बल्ला लेके भाग जाता था। उससे कहते थे भैया तुम भी खेलो, नहीं खेलता था और बाहर दूर से कहता था हम भी खेलेंगे नहीं तो खेल बिगाड़ेंगे। कहते थे भैया खेलो, तुमसे कहा तो जा रहा है। फिर डिस्टर्ब करता था, फिर कहता था हम भी खेलेंगे नहीं तो खेल बिगाड़ेंगे। भैया कहा तो तुम भी खेलो ना, खिला तो रहे। बाद में कहने लगा कि नहीं, हम खाली खेलने की बात नहीं कह रहे, हमें कप्तान बनाओ तब हम खेलेंगे, नहीं तो खेल बिगाड़ेंगे। अंदर की खबर यह है, बसपाइयों का कहना है कि बहन जी ने 2 दर्जन बार ये बार कहा कि हम नहीं आएंगे इंडिया गठबंधन में, हम तुम्हारे साथ में जी हम अकेले लड़ेंगे। लेकिन अंदर की मंशा ये थी कि गणित मत देखो, केमिस्ट्री देखो और मुझे प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करो इंडिया गठबंधन। भले ही हमारे पास में विधानसभा में 1 सीट हो, भले ही हमारी कोई हैसियत ना हो, लेकिन केमिस्ट्री ये कहती है कि इंडिया गठबंधन में हमें प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करोगे तो तुम कहीं किसी हद तक भाजपा को टक्कर दे सकोगे। लेकिन इंडिया गठबंधन ये मानने को तैयार नहीं, इसलिए बहन जी ने कह दिया है कि हम जीरो पे ला के खड़ा, खुद भी जीरो पे रहेंगे, तुम्हें भी जीरो पे लाकर खड़ा कर देंगे और भारतीय जनता पार्टी का पूरा लक्ष्य पूरा कर देंगे। जी, बसपा ताकतवर इसलिए है, फराज भाई आपके पास आऊंगा, बसपा ताकतवर इसलिए है, बाकी आप ये तो चाहते हैं कि मेरे प्रतिस्पर्धी का नुकसान हो जाए, लेकिन ये भी साथ में चाहते हैं कि मेरा नुकसान ना हो, है ना। और अगर कोई आदमी ये सोच ले, कोई व्यक्ति ये सोच ले कि ना मैं अपनी कुर्बानी दे दूंगा लेकिन इस प्रतिस्पर्धी को धूल चटा दूंगा, तो उससे निपटना बड़ा मुश्किल होता है। फराज भाई, कोई ये सोचे कि मेरी दोनों फूट जाएं, डोंट वरी, कोई चिंता नहीं, लेकिन सामने वाले की एक फूटे तो उससे कोई नहीं निपट सकता। इन्हीं को दूसरे संदर्भों में लोग वो भी कहते हैं आत्मघाती दस्ता। क्या उनसे कौन बच पाया? नहीं ना, कितनी भी सिक्योरिटी लगा लो, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी कितनी सिक्योरिटी लगाए थे। फराज भाई, ये राजनीति के आत्मघाती दस्ते होते हैं, शूटर होते हैं। क्या हम तो भाई इतने अभी कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी की साइकिल फंसी दिख रही है हमको। किस्सा कहानी कितना भी करो, मुरादाबाद में आपका मुस्लिम और बहन जी का मुस्लिम टकराएगा, रिजल्ट सबको पता है। क्या चिंता कन्नौज की है हमें, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा छोड़ो, चिंता कन्नौज की है जहां ठोक पीट के बहन जी ने ठीक ठाक कद्दावर आदमी उतारा है मुस्लिम। क्या
फराज किदवई साहब। मायावती अमिताभ जी, जी बहन जी से जो आप बहन जी के बारे में आपने जो बात की और बोला कि आप बोल रहे हैं कि चिंता कन्नौज की है। अरे कन्नौज की छोड़िए साहब, चिंता बनारस की पहले कर लीजिए अब की बार, क्योंकि जनता जिस तरह से तवानी बैठी हुई है, जो तमाम मुद्दे उनको लेकर के, तो बनारस बचा लें, बाकी तो हम लोग सब जीत ही लेंगे। दूसरी बात, आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही अमिताभ जी, गुड्डू जमाली ऑफ टाइप ऑफ पॉलिटिक्स। अब मैं यहाँ पे दो बातें कहूंगा, आज आपको एक नया टर्म भी मैं दूंगा। जी देखिए बहन जी जो गुड्डू जमाली टाइप ऑफ पॉलिटिक्स कर रही हैं, और जो ये आत्मघाती दस्ते वाली चीज जो आप बोल रही हैं, ये इसी वजह से 2012 में ये 26% वोट 80 सीटें, 2017 में 22% वोट 19 सीटें, और 2022 में 12% वोट और 1 सीट पर आ गई। देखिए बहुजन समाज पार्टी जो है वो मान्यवर काशीराम साहब का बनाया हुआ एक मिशन था। उस मिशन को उत्तर प्रदेश के जननायक ने 2019 में इनके साथ गठबंधन करके इनको ऑक्सीजन देने का काम किया, और वो इसलिए काम किया कि नेताजी ने भी 1993 में मान्यवर काशीराम साहब से मिलकर के बहुजन समाज पार्टी, जो कि सामाजिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ रही थी, उसको एक धार दी थी। अमिताभ जी, गुड्डू जमाली टाइप ऑफ पॉलिटिक्स के अलावा एक टाइप की और पॉलिटिक्स चल रही है। इंग्लिश में एक वर्ड है जिसको बोलते हैं बाल्कनाइजेशन। आज की तारीख में बाल्कनाइजेशन टाइप ऑफ पॉलिटिक्स चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, जिसमें बहुजन समाज पार्टी जो है वो फंस गई है। भारतीय जनता पार्टी आज जो है अमिताभ जी, वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह काम कर रही है, जो कि अपने फायदे के लिए अपने ही कर्मचारी और अपने ही सहयोगियों को खा जाती है। अगर शिवसेना, ठीक है फराज भाई, आप शिवसेना पे नहीं जाएंगे आज विषय शिवसेना नहीं है। आगे बात, आगे अब रुक जाओ, अब आगे शिवसेना और वहां तेलंगाना तक नहीं जाओ, आज विषय वो नहीं है, वो फिर कभी रखेंगे, आज नहीं, आज यहीं तक रहो। मैं कांग्रेस के पास चलूं उससे पहले फिर कहूं कि समाजवादी पार्टी किसी खुशफहमी का शिकार है, कम से कम टीवी पर। क्या शिवसेना हंगकांग तूरानी ईरान की बात करने से क्या फायदा भाई? तू कहता है कागदले की, मैं कहता हूं आखंडे की। बोले जी ये पॉलिटिक्स हो गई, वो भाजपा फला को खा रही, फला दिखा खा रहा, इस सब में मत पड़ो भैया। आपने गुड्डू जमाली टाइप ऑफ पॉलिटिक्स का करंट झेल लिया, फिर भी आपको समझ नहीं आया कि उसमें कितना करंट है। क्या कोई 100 साल पहले घटना घटी थी? परिवार का नौजवान हार गया। और मैं कांग्रेस के पास चलूं उससे पहले कहूंगा समाजवादी पार्टी को मुलायम सिंह जी के राजनीतिक उससे थोड़ा और सीखना चाहिए। उनके पुराने घटनाक्रमों को पुराने लोगों से सुनना चाहिए, ताकि कुछ उनको भी दृष्टि प्राप्त हो आज के समाजवादी पार्टी के लोगों को। वो बसपा नवेशी को बसपा का आंकड़ा हमको बता रहे कि 1949 में इतना था, फलाने में इतना था, ढिकाने में इतना था, 1857 में इतना था। अरे चाचा उनका कुछ रहा हो, 12-13% वोट अगर हम विधानसभा ही मान ले, अव्वल तो विधानसभा क्यों माने, हम तो 20% वोट मानेंगे, 15.25% जो 19 में मिला। हम चलो मान लेते जननायक की वजह से मिला था। अरे रुक जाओ भाई, आप जननायक की वजह से मिला था। अरे जननायक एक मिनट रुको, अरे लोकनायक एक मिनट रुको, लोकनायक इतना लंबा लंबा नहीं बोलो, 2 महीने बाद समेटना मुश्किल हो जाए फराज बाबू। 12% वोट भी मेरी समझ ये कहती है मुरादाबाद हराने के लिए काफी है। आप 80% वोट से तो जीत नहीं रहे, कहीं ऐसी लहर तो कहीं चल नहीं रही। भाई जीता जाते भी करोगे तो कांटे की टक्कर में, उतने में 12% वोट तो बहुत होता भाई साहब। खैर, प्रेम नारायण जी, गाड़ी फंस गई ट्रैफिक में, नहीं हम 14 देख चुके, इसलिए हम तो उतनी बात कह रहे हैं जो आंखों से देखी। किताब में क्या लिखा मैं नहीं जाता। बड़े बड़े सूरमा ध्वस्त हो गए सिर्फ इसीलिए कि बहन जी ने कहा हमें 0 मंजूर, तुम्हारा कुर्ता फाड़ देंगे, और फाड़ दिया। प्रेमनारायण जी नहीं, अच्छों का कुर्ता फाड़ दिया। हमारी आवाज आ रही जी। है साहब जी? देखिए सबसे पहले तो अभी आपने कहा कि बहन जी अब केवल एक चीज पर चल रही हैं कि हम तो डूबेंगे सनम, तो मैं भी ले डूबेंगे। इस चीज को पूरा प्रदेश की आवाम देख रही है, समझ रही है और महसूस कर रही है। बात आती है मुस्लिम समुदाय के ऊपर,
तो मुझे ये लगता है कि उत्तर प्रदेश के अकेले की बात करें आप या पूरे देश की बात करें, मुस्लिम समुदाय पूरी तरह से यूनिक और एकजुट होकर के वोट करने का प्रयास करता है। और उस मुस्लिम समुदाय ने बहुत अच्छे से देखा कि जिस समय नए नवेले जो हमारा संसद भवन बना और उसमें भारतीय जनता पार्टी के सांसद महोदय ने जब बहुजन समाज पार्टी के मुस्लिम सांसद को पता नहीं क्या क्या कहा, वो शब्द तो मैं अब आपके सम्मानित चैनल पर वो शब्दों का उपयोग करना भी मुझे लगता है ठीक नहीं है, और उसको पूरे देश ने देखा, तो उसके बाद अब बहन जी कुछ भी करें, किसी को कुछ भी कहें, ये लोगों को समझ में आ रहा है जी। ना इससे मुस्लिम मतदाता बहकने वाला है और ना बहन जी कुछ उनको अपने शीशे में ढाल पाने वाली हैं। हाँ, ये बात हम मान रहे हैं जो आप कह रहे हैं, इसमें कतई गुरेज नहीं किया जा सकता, क्योंकि बहन जी ने फैसला कर लिया है हमें सरकार ना बनानी है और ना हमें सरकार का हिस्सा बनना है, हमें तो दूसरे को बनने नहीं देना है। इस चीज को प्रेम नारायण जी की पार्टी, ठीक है प्रेम नारायण बैठे तो मैं राघवेंद्र जी की बात सुनो, प्रेम नारायण जी की पार्टी भी इल्यूजन में रहती है, भ्रम में, ठीक, वो करे नहीं, अब स्थिति बदल गई, जनता सब जान गई। आजमगढ़ में उपचुनाव हो रहा था तो जनता नहीं जानती थी, धर्मेंद्र हार गए ना, तब जनता को नहीं पता था। गजब बात करते हो यार सब लोग, बोले अब जान गई जनता, अब कोई नहीं, सब क्लियर हो गया। अरे आजमगढ़ में अभी तो हारे हो, कोई 10-5 साल हो गए क्या? उन गुड्डू एक नहीं, अब नहीं आएंगे पास, मैं राघवेंद्र जी को बता, उस गुड्डू जमाली को गुलदस्ता लेके बुलाने आपको जाना पड़ा ना, और माइक पर कहना पड़ा कि गुड्डू जमाली केवल आजमगढ़ के नेता नहीं है, ये पूरे प्रदेश और देश के नेता हैं, और 10 दिन के भीतर उनको एमएलसी बनाना पड़ा, इसीलिए ना कि गुड्डू जमाली ने आपको नुकसान कर दिया था। इसलिए ऐसी बड़ी बड़ी बातें ना करो कि आप सब जान गए, ऐसा हो जाएगा वैसा ना, मालिक हमको भी मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है। राघवेंद्र बाबू, मायावती जी का ये अभियान, ये युद्ध की छापामार शैली, इसके 2 बेसिक अर्थ आरंभिक तौर पर निकलते हैं। एक, समाजवादी पार्टी का सीधा नुकसान, चाहे फराज भाई 3 दिन बहस करें फिर भी मैं मान नहीं सकता, क्या, यानी गठबंधन का, और उसका बाय डिफॉल्ट भाजपा को फायदा नहीं। राघवेंद्र जी जी हाँ, नहीं ठीक है, देखिए वातावरण क्या होता है चुनाव का 2024 में, वो तो आगे आने वाला समय बताएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश और समाज का कोई भी वर्ग, चाहे हिंदुओं में हो, चाहे मुसलमानों में हो, या किसी भी समाज में जी, हम लोगों ने ध्रुवीकरण करने का काम नहीं किया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये हमारा मोटो रहा है, उसी को लेकर के हम लोगों ने काम किया है। इसमें हम लोगों ने बड़े बड़े मकान बनवाए, गरीबों को दिए, निःशुल्क बिजली कनेक्शन दिया, उनको दिया, गैस कनेक्शन दिया, उनको दिया, किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, उनको दे रहे हैं। मेरा कहने का तात्पर्य समाज के अंतिम पायदान में खड़ा व्यक्ति, अंत्योदय, वो चाहे मुस्लिम वर्ग का हो चाहे हिंदू वर्ग का, उसको लेकर के हम लोगों ने ईमानदारी से काम किया। अब आज की तारीख में गरीब व्यक्ति ऐसा कोई नहीं होगा जिसकी हमारी केंद्र या प्रदेश की योजना का सीधा लाभ नहीं मिल रहा हो। तो हम लोगों ने लंबी लकीर खींचने का काम किया है। अमिताभ जी, एमवाई समीकरण, पीडीए समीकरण, ये सब उत्तर प्रदेश की जनता देख चुकी है। ये काट के हाड़ी है, बार बार प्रयास कर रहे हैं, अब वो जल चुकी है। एमवाई समीकरण, चलिए पूछते हैं एमवाई में उन्होंने मुसलमानों को क्या दिया। अमिताभ जी, आप पुराने पत्रकार हैं, आपको याद होगा मुलायम सिंह यादव जब सरकार से बाहर हुए थे 2017 के बाद, तो चमनगंज चौराहे पर कानपुर में मुस्लिम नौजवानों से कहा था आप लोग अवैध हथियार रखिए अपनी सुरक्षा के लिए। पूर्व मुख्यमंत्री तो शोभा देता है। मुझे याद है जब समाजवादी पार्टी की सरकार, माननीय अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन लोगों ने उत्तर प्रदेश में 12 आतंकवादी घटनाएं हुई थी, उनके आतंकवादियों को छुड़वाने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रयास किया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें फटकार भी लगाई थी, जिसमें उन्होंने कहा कि आप उनको छुड़वा करके वापसी देंगे। बाद में काफी कार्यकर्ताओं को भारत की सीमा पर कौन छोड़ करके आया था?
जहाज में काजू बादाम खिलाते हुए देश के खूंखार है मोदी। अमिताभ जी खूंखार जहाज में काजू बादाम भी खिला रहे थे और देश की सीमा से बाहर छोड़ दिए थे। अरे शर्म करिए साहब, अपनी आंतरिक सुरक्षा के लिए जो खतरनाक थे आतंकवादी, उनको आपने जहाज में बैठाया। जहाज में बैठाने के बाद काजू बादाम खिलाया, उनके दांत में चाय कॉफी पिलाई और उनको सम्मान से आज छोड़ करके भारत की सीमा के बाहर है। अरे साहब, आतंकवादियों के साथ हमदर्दी की है, उससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को तो शर्म आनी चाहिए। आतंकवादियों का नाम लेने पर शर्म आनी चाहिए आपको। क्या बात कर रहे हैं? ठीक, राजमहल भाई रुकिए, फराज किदवई साहब आप भी रुकिए, फराज किदवई साहब आप भी रुकिए, दोनों लोग रुकिए। एक बात फराज किदवई ने याद कहा कि कंधार कांड की उन्होंने पर एक टिप्पणी की कि आतंकवादियों को काजू बादाम खिला के और क्या क्या खिला के जहाज में छोड़ा गया। फराज किदवई को याद नहीं होगा, अभी रुक जाओ भाई, याद नहीं होगा वो विषय देश का था। भारत के 263 लोगों के जीवन को बचाया जाए या नहीं, इस पर सभी दलों के साथ चर्चा हुई थी उस समय की भारत की सरकार की, तब यह निर्णय लिया गया था। ठीक, उसमें लोकनायक की पार्टी भी शामिल थी और जननायक की पार्टी भी शामिल थी। ठीक, इसलिए इसी आप आए भाई मत बोलो सब लोग, ठीक, आए भाई मत बोला करो भाई, कुछ चीजें बुनियादी होती है उन पर ऐसी सतही चर्चा करोगे, कुछ तो समझो। 263 लोगों को मरने देते, गजब बात करते हैं। डिप्लोमेसी भी कोई चीज होती है। अरे भाई, तो हम कह रहे हैं समाजवादी पार्टी को उस वक्त बयान देना चाहिए था, हम इस बात से सहमत नहीं है। तब तो जब सरकार ने बुलाया था तो सब लोग बोल के आए थे कि सरकार के किसी भी कदम के साथ हम सब खड़े हैं, सरकार जो उचित समझे, लेकिन भारत के नागरिकों को बचाया जाना चाहिए। ये उस समय की फैक्चुअल स्थिति थी, मैं कवर कर रहा था एक पत्रकार के नाते, ना आप कर रहे थे ना आपने, सबने गूगल पे सुना है। ठीक, सारे दलों की बैठक हुई, सारे दलों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इंडोर्स किया कि आप जो निर्णय लें, लेकिन भारत के 160 लोगों की जान बचनी चाहिए। सिर्फ उतनी बात बोलो भाई, आए बाएं से कुछ भी बोल देंगे हम लोग, किसी बात कर रहे हैं जी, आए बाएं की बात नहीं है। 263 लोगों की जान चली जाए, खैर ठीक है, ठीक है। डिप्लोमेसी भी कुछ होती है। अरे तो दादा, आप समझ नहीं पाए मैं क्या कह रहा हूं, आप एक ही क्या कर रहे हो। मैंने आपसे निवेदन किया, आपको उस समय में ले चलता हूं, ये गूगल पर नहीं मिलेगा ना फराज किदवई, हर चीज आप लोग वहीं से देखोगे। वाजपेयी की सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, उनसे पूछा क्या किया जाए, 263 लोगों की जान का प्रश्न है। देश के सभी दलों ने कहा, उसमें लोकनायक जननायक सबकी पार्टियां थी कि भारत सरकार जो कदम उठाएगी हम सब उसके पीछे खड़े हैं, लेकिन एक ये लोग भारत के नागरिकों की जान बचनी चाहिए। अंडरस्टैंड, बस इतनी बात समझिए, उसके बाद लड़ी। नवेश को नहीं तो अच्छी बात है, मत मानो, आपसे नहीं लाओ, उससे क्या फर्क पड़ता है। मुझे जनता के लिए वास्तविक स्थिति रखनी है कि उस वक्त क्या हुआ था, ठीक है ना। वास्तविक स्थिति ये भी है कि खूंखार आतंकवादी छोड़े गए थे। अरे भाई रुक जाइए, आप तो थितराई कर रहे हो, रुक जाओ, थितराई ना करो मेरे साथ यार, हाँ वो दूसरा करो, मेरे साथ थितराई नहीं, तथ्य पर रहो। नवेश को राघवेंद्र सिंह ने कहा कि हमने शौचालय बनवाए, सड़क बनवाई और क्या क्या हुआ, वो तो है ही। कुछ चीजें और भी हुई जिनका भी बड़ा व्यापक असर है। अयोध्या में मंदिर नहीं बन सकता, कभी मंदिर बन गया, पूजा हो रही है, क्या गाजे बाजे से बन गया, क्या छाती चौड़ी करके बन गया, ठीक। फिर क्या कोई माई का लाल 370 नहीं हटा सकता, खून की नदियां बह जाएंगी, खूनो खून हो जाएगा हिंदुस्तान, क्या किसी की चाय नहीं छलकी, कश्मीर में अमन का झंडा लहरा रहा है, क्या। फिर कहा कि अच्छा चलो सीए नहीं लाके दिखा सकते हो, सीए लाके दिखाओगे देश में कोहराम मच जाएगा। सीए का नोटिफिकेशन हो गया, 39 पन्नों का नोटिफिकेशन आ गया, काम शुरू। और परसों सीए का नोटिफिकेशन आया, आज
उत्तराखंड की सरकार ने यूसीसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया राष्ट्रपति की मंजूरी आने के बाद। क्या यह भी एक वास्तविकता है ना राजनीति की नावेद जी? और इन घटनाओं का भी राजनीति पर असर पड़ता है कि कौन इनके खिलाफ खड़ा रहा, कौन इनके पक्ष में खड़ा रहा। नावेद जी को जी, भाजपा ने जो वादे किए थे, खास तौर से इस किस्म के वादे, चाहे उसमें सीए हो या इस तरह के और चीजें, पूरे किए, इस बात में कोई शक नहीं। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में बहुत ताकत के साथ उतरेगी, क्योंकि उसने कई वादे निभाए हैं और उसने किसी ना किसी तरह से वो जटिल काम किए हैं, जो ये बात आपकी सही है, जो करना बहुत मुश्किल थे। और भाजपा इस लोकसभा चुनाव में बहुत मजबूती से उतर रही है। उसके बाद भी जो विषय है कि बसपा जैसे राजनीतिक दल उसकी मदद करके उत्तर प्रदेश में 80 में 80 पूरे करने का लक्ष्य पूरा करने में मददगार साबित हो रहे हैं। इस बात का हम लोग जिक्र कर रहे हैं कि भाजपा के आपने उपलब्धियां बनाई, मैं इस बात से सहमत हूं। कई ऐसी उपलब्धियां हैं जिसकी वजह से वोटर उससे प्रभावित है और बड़ी जीत हो सकती है, ये सच है। लेकिन उसके बाद भी बसपा जैसे दल उसकी मदद के लिए किस तरीके से चुनाव में उतरने जा रहे हैं, ये अपना अलग सवाल है। लेकिन मेरा अपना एक जमीनी तजुर्बा इससे थोड़ा सा अलग ये है कि आज की तारीख में बसपा 80 सीटों पर मुसलमान कैंडिडेट खड़े कर दे, बड़े मजबूत कैंडिडेट मुसलमान कर दे, यहां तक कि किसी सीट पर इमाम बुखारी को भी खड़ा कर दे, तो मेरा जमीनी तजुर्बा यह है कि इमाम बुखारी को भी बसपा के टिकट पर 2000 भी मुसलमान वोट इसलिए नहीं देंगे क्योंकि बहन जी इस मामले में इस तौर पे एक्सपोज हो चुकी है कि वो भाजपा के लिए काम कर रही है और भाजपा को हराने वाली शक्तियों को नुकसान पहुंचाने के लिए काम कर रही है। ये आम जनमानस में, माइनॉरिटी में, अकलियत में, जहनों में बात बिल्कुल आ गई है। इसलिए बसपा नुकसान करेगी लेकिन बहुत ज्यादा नुकसान नहीं करेगी। मुसलमानों का 5% वोट बिखरेगा लेकिन ज्यादा नहीं बिखरेगा। मुझे लगता है एक बात बस मैं 10 सेकंड में कह दूं, एक हमारे मित्र जाटो समाज से हैं और बसपा की प्रशंसा के मायावती जी को बहुत मानते हैं। उन्होंने एक बात कही और मेरे बात समझ में भी आई। उन्होंने कहा इंडिया गठबंधन को यह पता है कि भाजपा से लड़ना बहुत मुश्किल है, सबको पता है। इंडिया गठबंधन को यह भी पता है कि हमारे पास कोई मजबूत प्रधानमंत्री का कैंडिडेट नहीं है, ये बात भी सही है। इंडिया गठबंधन को यह भी पता है कि बसपा अगर अलग लड़ती है तो हमारी नाश हो जाएगी उत्तर प्रदेश में, हम लड़ नहीं पाएंगे, ये बात भी सबको पता है, सपा को भी पता है, कांग्रेस को भी पता है। इंडिया गठबंधन को यह भी पता है कि बहन जी ने अपने आधिकारिक प्रवक्ताओं के जरिए यह कहलवाया पब्लिक डोमेन पे कि मुझे प्रधानमंत्री बनाओ। और इंडिया गठबंधन को यह भी पता है कि बहन जी को अगर प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट कर दिया जाता तो जो दलित वोट भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठा हुआ है, वो विश्वास से जुड़ा हुआ है, वो वापस आ जाता और कहीं ना कहीं भाजपा से लड़ने के लिए इंडिया गठबंधन एक बड़ी ताकत बन जाता। बड़ा प्रश्न इस बात का है कि वो इंडिया गठबंधन का नुकसान और भाजपा का नुकसान कर रही है, भाजपा का फायदा कर रही है। लेकिन इंडिया गठबंधन ने इस केमिस्ट्री को समझते हुए उनके कहने के बावजूद भी उनको प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट क्यों नहीं किया? ठीक है, ठीक। नावेद भाई ने जो बातें की उसमें दो बातें मुझे लगता है उन पर टिप्पणी बहुत जरूरी है। कल तक कांग्रेस मायावती के साथ बातचीत में रही कि मान जाओ आप, क्या इसलिए यहां बैठ के किसी भी चीज का हम खंडन मनन कर सकते हैं। अब यहां नाम लेना ठीक नहीं होगा कि किस स्तर के लोग उसमें थे, लेकिन मेरी बात की पुष्टि उससे हो जाएगी। अविनाश पांडे ने कुछ दिन पहले कहा था कि हम मायावती जी के संपर्क में हैं लगातार, ठीक। तो चिरौरी इधर से थी, थोड़ा इस बात ठीक है, लेकिन चिरौरी कांग्रेस की ओर से थी। मैं जानबूझ के चिरौरी शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, ज्यादा कुरे देंगे मैं नाम ले दूंगा तो फिर विश्वास भंग होगा मेरा, लेकिन चिरौरी थी। दूसरी बात जो नावेद भाई ने कही, मैं उससे सहमत नहीं कि 2000 वोट नहीं मिल सकता, बुखारी को खड़ा कर दो बसपा पे। नहीं, मायावती पहली बार बीजेपी के साथ जब चुनाव मैंने उसमें सरकार में रही, कई बार रही ना। गुजरात गई थी कैंपेन करने, ध्यान से सुनना नावेशी को, गई थी तब मुसलमान नींद की गोली खाया था नहीं ना, उसको पता था कि नरेंद्र मोदी को कैंपेन करने गई मायावती। उन सब के बाद भी मायावती जी ने जब कैंडिडेट उतारे तब उन्होंने धर्मेंद्र यादव जैसों को हरा दिया। क्या तब मुसलमान कहां गया? अब आप कह रहे हो 2000 वोट नहीं मिलेगा, इसके बाद फर्क हो जाएगी इस चुनाव में। खैर, लेकिन
2014 में क्या हुआ था? तब तक तो मायावती जी भाजपा के साथ जितने रिश्ते रखने थे सब रख चुकी थी नवैशी को। फिर सपा क्यों नहीं जीत गई सीटें? कोई तो कारण रहा होगा ना। मुस्लिम डोमिनेटेड इलाकों का एनालिसिस कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा सपा क्यों हारी थी। क्या तो क्यों वोट दिया? और लेटेस्ट तो आजमगढ़ है मित्र। क्या मुस्लिम लोगों को ही नहीं पता था कि आजमगढ़ में अखिलेश यादव की प्रतिष्ठा लगी है? पता होगा ना। इस सीट से मुलायम सिंह रहे, इस सीट से अखिलेश रहे, ये तो पता होगा ना। उसके बाद भी उन्होंने हरा के भेज दिया। ये मैं कह रहा हूं, इसलिए अंडर एस्टिमेट मत करिए। फराज किदवई साहब, आपको क्या लग रहा है मायावती का जो एम फैक्टर वाला तिलस्म है, ये आपकी चुनावी संभावनाओं को कहां तक और कितना प्रभावित करेगा? या आप मानते हैं ना कि भाई नहीं, कुछ भी नहीं करेगा, जीरो, कुछ नहीं? अमिताभ जी, आपकी इस बात का मैं जरूर जवाब दूंगा। उससे पहले मैं आपकी एक और बात का जवाब दे दूं, ताकि आपका इतना अच्छा ये प्रेस्टिजियस शो है और आपको करोड़ों लोग सुनते हैं अमिताभ जी, और आप बहुत लोकप्रिय हैं, तो जनता तक सही चीज भी पहुंचनी चाहिए आपके जो व्यूअर्स हैं जी। फिर आपने 370 की बात की और उसके बाद में वहां पे सुकून वाली चाय, कुछ ऐसा आपने टर्म यूज किया कि कश्मीर में सब बहुत अच्छा है। देखिए, मैं कुछ भी बोलता हूं, मैं अपनी तरफ से नहीं बोलता हूं। 10 अगस्त 2023 की एक रिपोर्ट है और ये प्रतिष्ठित अखबार द हिंदू में छपी है, और मुझे लगता है कि अगर ये रिपोर्ट इन्होंने छापी है तो इसमें कुछ ना कुछ इन्होंने रिसर्च की होगी। ठीक। टेररिस्ट इनिशिएटेड एक्टिविटीज, ये 370 के बाद 455 हुई कश्मीर में। सिविलियंस पर 156 अटैक हुए, सिविलियंस इंजर्ड 422 हुए, 338 एनकाउंटर्स हुए, और सिक्योरिटी फोर्सेस इंजर्ड 334 और सिक्योरिटी फोर्सेस किल्ड 125। ठीक है, अगस्त तक का डेटा है। तो इसलिए ये ना कहा जाए कि 370 हटने के बाद बड़ा वहां पे हो गया। ठीक है नाविद भाई, ठीक है, मैं पर्सनली ये मानता हूं। दूसरी बात, समाजवादी का कोई लाभ हो रहा है क्या? कश्मीर के डाटा बताने से आपको कोई लाभ मिल रहा है उत्तर प्रदेश में? नहीं ना, यही आपकी कमी है। आपके दर्शकों को पिक्चर, अरे चुनाव लड़ना संभल में बता रहे हो, कश्मीर पिक्चर अमरोहा देखो। 370 का जिक्र आपने किया सर, 370 का जिक्र आपने किया। दूसरी बात, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का मंदिर बनाने में भारतीय जनता पार्टी का जीरो कंट्रीब्यूशन है। अगर किसी का कंट्रीब्यूशन है तो वो कांग्रेस का है और सुप्रीम कोर्ट का है। ये जनता अच्छी तरह से समझती है। अब आप आ जाइए बहन जी के ऊपर, जो आपने सवाल पूछा कि हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, ठीक, अखिलेश यादव जी आज की तारीख में उत्तर प्रदेश के जननायक बनकर उभरे हैं। ये मैं पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। बिल्कुल, वो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि पूरी छूट है। वो मैं इसलिए बोल रहा हूं अमिताभ जी, वो इसलिए जननायक हैं कि बहन कुमारी मायावती जी ने जो मान्यवर काशीराम साहब का मिशन था, मान्यवर काशीराम साहब कहते थे कि हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि व्यवस्था के पीड़ितों को हम एकजुट नहीं करेंगे और देश में असमानता की भावना को खत्म नहीं करेंगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैन नॉट बी अचीव्ड अंटिल एंड अनलेस इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी इज नॉट अचीव्ड। ठीक है, आज पीडीए क्या है? पीडीएफ फॉर्मूला है। देश में जो असमानता बढ़ रही है, देश में जो शोषित हैं, देश में जो वंचित हैं, उनको न्याय दिलाने का एक रास्ता है जो अभी रुकना होगा। किदवई साहब बहुत ज्यादा थ्योरी में चले जाते हैं। मैं तो रुको राघवेंद्र बाबू आ रहे हैं, मैं तो उतना पढ़ा लिखा आदमी नहीं, लेकिन उनकी बात में ज्यादा विश्वसनीयता आती है। टिप्पणी करके फिर प्रेम भाई के पास आऊंगा कि अगर वो ये भी साथ में खोज लेते गूगल पर या अखबार में कि कहाँ क्या छपा है, वो भी रहते हैं गूगल पर कि इंटरनेट पर, कि भाई जब 370 लागू थी तो कश्मीर में सत्यनारायण कथा होती थी क्या? तब कितनी घटनाएं हो रही थी और 370 हटने के बाद क्या स्थिति, तब कंपैरिजन आता। ये सब खेतराई से कोई लाभ नहीं ना। इटावा में इससे वोट मिलेगा नहीं, 370 हटी, इससे वोट मिलेगा भाजपा को इटावा में भी, लेकिन आप ये हिंदू की कटिंग लेकर घूमोगे, 2 वोट नहीं मिलेगा। यही तो समझने की बात है। खैर अच्छी बात है। प्रेम नारायण जी, मुझे लगता है खड़गे जी को, राहुल जी को निश्चिंत हो जाना चाहिए उत्तर प्रदेश में। जब आपके सीनियर पार्टनर ने कह दिया कि उत्तर प्रदेश में जननायक हैं अखिलेश यादव, तय हो गई बात, क्या रजिस्ट्री हो गई, मोहर लग गई, तो फिर क्या चिंता है? 80-80 आप जीतेंगे। लोकनायक जननायक से कोई लड़वाया है? नहीं। और आप एक सेकंड सुनो, आपकी सांस अभी तक अटकी है। अमेठी रायबरेली में भी सीएम माइक को चश्मा लगा के देख रहे हो कि किसे लड़ाई गुरु बवाल ना हो जाए क्या?
जब सपा ने कह दिया कि जननायक हैं हम, डोंट वरी, आओ मेरे पीछे, तो फिर क्या है? फिर तो बम बम करो प्रेम नारायण जी। अमिताभ जी बहुत अच्छी बात कहते हो आप जी। 170 पे अब कोई टिप्पणी इसलिए नहीं करना, फराज भाई ने कर दिया। आपने चश्मा उठाया तो मेरे हिसाब से चश्मा लगा करके राघवेंद्र जी और उनकी पार्टी जो जोर जोर से चिल्ला रही है अब की बार 400 पार, ये बरेली बदायूं का टिकट नहीं घोषित कर पा रहे हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक पसीने पसीने हो रहे हैं और टॉर्च लगा करके देख रहे हैं किस पार्टी से कौन आ सकता है, हमारे साथ कैसे क्या करना है। कारण क्या है, क्या हुआ अमिताभ जी, जब कंस का चारों तरफ मतलब बोलबाला हो गया, कंस को लगा अब मैं ही बचा हूं, अब कोई कुछ नहीं कर सकता। अजय कपूर क्यों चले गए? एक मिनट रुको। कांग्रेस के कुछ उत्तर प्रदेश के चुनाव जीतने वाले कुछ मुट्ठी भर लोगों में अजय कपूर एक हैं। नावेद मेरी बात से सहमत होंगे क्या? राहुल गांधी भी हारते हैं चुनाव, लेकिन कुछ 2-4 जो होंगे यूपी में, इससे ज्यादा क्या होंगे, उनमें अजय एक हैं क्या? वो क्यों छोड़ गए आज कांग्रेस? तो अजय कपूर बताएंगे। हम गजब कर रहा हूं, जब आपके साथ जननायक है, लोकनायक है, फिर क्या समस्या है? देखिए अमिताभ जी बहुत सीधी सी बात है जी। जो मेहनत का आदमी होता है, जो वफादार आदमी होता है ना, उसका एक काम रहता है, अगर आपने किसी के जीवन में कोई सहयोग समर्पण किया, समर्थन किया है, तो फिर वो व्यक्ति नहीं भागता है। हम मानते हैं कि कांग्रेस का समय अगर गलत चला, उस दौर में आपके माता पिता ने आपको जन्म दिया और वृद्धावस्था में वो बीमार हो जाओ, आप छोड़ के विदेश शिफ्ट हो जाओ, मुझे नहीं लगता। ठीक है प्रेम नारायण भाई, ठीक। मैंने अभी अपनी बात कंप्लीट नहीं करी, मैं जवाब पे आ रहा हूँ वहां, ये तो किसकी बात हो गई जी। तो जो मैं वो कह रहा ना कि जब कंस को लग गया कि कोई हमारे सामने नहीं लग रहा है, तो फिर जब बताया गया कि भाई कृष्ण और बलराम आ रहे हैं मथुरा, उन्होंने कहा क्या करेंगे ये बच्चे, कोई कुछ नहीं कर सकता, तो उनको नहीं दिख रहा था। आपको बताऊं अमिताभ जी, और मुझे शायद संज्ञान में है कि आप चर्चा कर चुके हैं, इनको लग रहा है जो चारों तरफ ऑल इज वेल है ना, वो आप एक छोटी सी एक बानगी दे रहा हूं आपको, उत्तर प्रदेश में सबसे पीड़ित लोगों में आते प्रेरक जैसे लोग 30 माह काम कराने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उनका भुगतान नहीं किया, उनको मजदूर बना के बैठे हैं, और वो उद्योगपति नहीं है जो चले जाएंगे, तो क्या वो फिर भी कमल खिलाएंगे? ठीक है प्रेम नारायण भाई, अभी रुकना, आपने अभी रुकना होगा, पकौड़ा सेंटर बनाने के तैयार कर दिया, वो क्या करेंगे सर? ठीक, अब रुक जाओ। मुझे याद है अखिलेश जी की सरकार थी नावेद बाबू ना, और अखिलेश यादव और अजय कपूर के बीच में बड़ा अच्छा रिश्ता था व्यक्तिगत। क्या अखिलेश यादव ने कहा कि यार आप सपा में आ जाओ, सपा चुनाव लड़ो, क्या सरकार थी, अजय कपूर मना कर रहे थे, बोले ना। क्या ये इस बात का मैं साक्षी हूं, इसलिए ऐसी हर बात को इतना अभी उसको थेतर मत कर दो। क्या तब सरकार थी और वो कारोबारी भी है अजय, अगर जाना होता तो तब नहीं चले गए होते। ये मत मानना कि हमारे पास अब कम सामान बचा है, ये कभी मत मानना। कहना हमारे पास लोकनायक, ये कहीं लोकनायक, आपको हमारे पास जननायक, हो गया काम। मई में पता लग जाएगा कहां लोकनायक है कहां जननायक है। अरे कहीं तो समझो कि अजय कपूर जैसा आदमी क्यों चला गया? वो 5 किलो राशन लेने वाले आदमी है क्या अजय? आप ही उनको राष्ट्रीय नेशनल सेक्रेटरी बना के बैठाए थे ना। अरे तो पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने तो राष्ट्रीय सचिव क्या बहुत कुछ दिया है उनको, तो ठीक। अब रुक जाइए, यहां ही कांग्रेस में अभी तक ये धारा नहीं समझ पाए, जब आपके अच्छे हार गए नावेद, क्या खुद राहुल गांधी हार गए, उस वक्त भी अजय जीतने वाले लोगों में रहे हैं कांग्रेस के। वो बता रहे कांग्रेस ने बनाया अजय कपूर को। कांग्रेस का यही जो मेंटालिटी ना फ्यूडल वाली, इसे से लोग कांग्रेस को छोड़ देते हैं, वरना सरकार तो सरकार होती है, अखिलेश यादव की सरकार में छोड़ देते हैं। कोई पार्टी होती है मुख्यमंत्री बनाती, क्या अभी अमिताभ जी क्या बात करते हैं? ठीक प्रेम नारायण जी, ठीक, अभी रुकना होगा। अजय कपूर जी निर्दलीय बन जाते हैं ना। कांग्रेस, अगर हम अगर मैं कांग्रेस की इसी तरफ को मान लूं, ठीक है प्रेम नारायण भाई, आगे बात, तो भी कांग्रेस ने जितने सीएम बनाए उत्तर प्रदेश में, वो सब कांग्रेस को धकिया के चले गए।
वो अगर नहीं जिंदा तो उनके परिवार धक्का के चले गए। कुछ तो कमी रही होगी, है? हर बार ट्रिपल तलाक आप ही को क्यों मिलता है? कोई तो कर रहा होगा यार। जननायक लोकनायक आपके पास समय, अब घंटों के हिसाब से आपको ट्रिपल तलाक मिल रहा है। ठीक बात है। राघवेंद्र जी, भाई कांग्रेस की तरफ जननायक है या लोकनायक, जो भी मान लो, नहीं सपा ने जननायक ले लिया, तो सपा की तरफ जननायक है, कांग्रेस की तरफ लोकनायक। अब आप कैसे लड़ोगे? जननायक और लोकनायक से तो नहीं लड़ा जा सकता, क्योंकि हम तो लोकनायक में जेपी को जानते हैं, उन्हीं को देखा। अब आप जी, अब कोई भी डिग्री लंबी छोड़ सकता है बातों में, तो उसके ऊपर कोई रोक टोक तो है नहीं हमारी संवैधानिक व्यवस्था में। पहले सबसे पहले बरात की तभी आपकी पार्टी लगातार फेंकम फेंक लगी भी रहती है राघवेल जी। जी, भारतीय अभी जनता केवल पार्टी ने राघवेंद्र राम सिंह बात, जन्मभूमि जी। को लेकर के जन आंदोलन छेड़ा, जी। ये बात बिल्कुल सही है। पूरे देश में वातावरण बनाया, ये बात सही है। हाई कोर्ट में हम लोगों ने पूरी ईमानदारी से पैरवी की, ये बात भी सही है। और सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोगों ने ईमानदारी से राम जन्मभूमि की पैरवी की है। क्या आप चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तसला लेकर वहां चले जाते हैं, ईंटा करा लेकर? कैसी बात करते हैं? जब हमारी सरकारें गई थी, उत्तर प्रदेश में घटनाक्रम हुआ था, माननीय कल्याण सिंह जी ने इस्तीफा दिया था। 4 राज्यों की सरकारें आपकी पार्टी ने या आपके सहयोगी ने भंग कर दी थी। हम लोगों को गाली दी जाती थी, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। भाई ये बात तो सही है, गालियां अगर हम खाएंगे तो तालियों का भी हकदार हम ही होंगे। पराग जी, ये बात बिल्कुल कतई अस्वीकार है कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी को क्रेडिट नहीं दे रहे। हम लोग ये चर्चा में ये विषय बहुत कम उठाते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को भली प्रकार से जानती है। आप लोगों की क्या उसमें रूपरेखा रही है? क्रेडिट तो मोदी जी ने दे रहा है, सब कुछ मोदी जी कर रहे हैं अपने नाम से। कांग्रेस को आप लोग सिर्फ अवरोध उत्पन्न करने का काम करते रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं काम किया है। अब मैं एक बात और करना चाहता हूँ, आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की कितनी सीटें हैं यही दर्पण दिख जाएगा। 3 लोकसभा सीटें हैं। आजमगढ़ रामपुर हारे बैठे मान्यवर आप, जो आपकी परंपरागत सीटें हुआ करती थी, या एमवाई समीकरण पूर्व का जो एमवाई समीकरण आपका है उसके अनुसार 60% वोट होता था, क्यों हार गए भाई? आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की 3 लोकसभा सीटें हैं और कांग्रेस की तो उससे भी ज्यादा बुरी हालत है। अमेठी छोड़ के पहले चले गए, रायबरेली सोनिया गांधी ने अभी छोड़ दी। आज की तारीख में कांग्रेस ये बनाने की स्थिति में नहीं है उत्तर प्रदेश में कौन सी 1 लोकसभा सीटें ये जीतेगी। चलिए समाजवादी पार्टी तो एक आध तो चर्चा कर सकती है, तो ये जननायक हो या लोकनायक हो, उत्तर प्रदेश की जनता इसको भली प्रकार से जानती है। इन लोगों ने जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश का सत्यानाश कर रखा था, इनकी शासन आती थी, ये लोग सिर्फ जेब भरने का काम करते थे, तो उत्तर प्रदेश की जनता भली प्रकार से जानती है। ये जो जन्मदिन कौन मनाया करता था? जन्मदिन विदेश से बग्घी आया करते थे फराज जी, आपके मुलायम सिंह यादव जी के स्वागत को लेकर के सरकारी धन पर खर्च होता था। हमारे माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चाहे योगी आदित्यनाथ जी हो चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है राघवेंद्र जी, देख लीजिए और उनके परिवार की ठीक। मुझे याद है, रुक जाओ, अरे रुको भाई, अभी सब क्या बात रोक दीजिए। मुझे याद है आजम खान ने मुलायम सिंह जी का जन्मदिन मनाया, सरकार थी नावेद बाबू, तो उनसे किसी पत्रकार ने ये पूछने गुस्ताखी कर ली कि आजम खान साहब ये पैसा कहाँ सरकारी खर्च हुआ, किसका खर्च हुआ है? तो आजम खान ने बाहैसियत मंत्री जवाब दिया, जनाब ये दाऊद इब्राहिम का पैसा लगाया है मैंने। आप क्या करेंगे? क्या बोलो, सियावर रामचंद्र की जय। वो मंत्री थे, बगल मुलायम सिंह खड़े थे, क्या बोले? दाऊद इब्राहिम को उन्होंने रिदम के साथ खींचा, जैसी उनकी आदत है। क्या बोले? उसका पैसा लगाया बरखुरदार। क्या? खैर, आप 30 साल भाजपा से ये प्रश्न क्यों पूछते रहे कि मंदिर कब बनाओगे? आज जब आप ये कह रहे हो भाजपा का कोई लेना देना नहीं मंदिर से, तो 30 साल आप अंधेरे में तीर मार रहे थे, फिर इनसे क्यों पूछ रहे थे कि तारीख नहीं बताओगे? इसी को मैं कहता हूं कि अभी आप सही मुद्दा नहीं पकड़ना सीख पाए। अरे 30 साल आप इन्हीं से पूछते रहे हो मंदिर क्यों नहीं बना रहे, मंदिर कब बनाओगे? अब कह रहे मंदिर से इनका क्या लेना देना? गजब है भाई, मैं तो मन करता प्रणाम कर लूं लोकनायक जननायक सबको। ऐसी बुद्धिमान स्कीम निकालते हो। कल तक सब पूछ रहे थे कि मंदिर तारीख नहीं बताओगे, और उस वक्त क्या कह रहे थे जब लोकार्पण हो रहा था? भाजपा का कार्यक्रम है। अब कह रहे भाजपा क्या लेना देना। प्रणाम। खैर, नावेद जी को
मैं फिर वहीं आता हूं कि एक सेंस डेवलप होता है, जो देश के मन के मुद्दे हैं, जो देश की आत्मा को छूने वाले मुद्दे हैं, उन पर आपने सार्वजनिक तौर पर कमिटमेंट किया, घोषणा पत्र में लिखा। कोई चोरी चपाटी काम तो है नहीं कि कानाफूसी से हुआ क्या? जितनी चीजें घोषणा पत्र में लिखी वो उन्होंने इंप्लीमेंट कर दी। 370 सीए, यूसीसी, राम जन्मभूमि एंड ऑल। इससे आपकी विश्वसनीयता नहीं बनती? बिल्कुल जी। भाजपा ने जो वादे किए थे वो निभाए, और इस तरह के वादे में फिर यही बात कह रहा हूं, इन्हीं वादों के ऊपर जनता ने उनको वोट दिया था। जनता ने पेट और रोटी की ज्यादा परवाह नहीं की थी, अपने इमोशंस की, अपनी भावनाओं की, अपने सनातन धर्म की, अपनी सुरक्षा की। इन पॉइंट्स पे भाजपा को स्वीकार किया था, और भाजपा ने ऐसे ही मुद्दों को लेकर घोषणा पत्र के बिंदु तैयार किए, और वो बिंदु जो है वो जमीन पे उतार दिए। इसलिए जनता भाजपा से खुश है, ये माहौल नजर आ रहा है, इस बात में खुश। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि स्वर्ग हो गया है या रामराज हो गया है, बहुत कमियां हैं, बेरोजगारी, महंगाई, तमाम इस तरह की बातें जो है इसको झुटलाया नहीं जा सकता। लेकिन इमोशनल मुद्दे जो बिंदु थे वो घोषणा पत्र में रहे, और उसको वादा, और इस बात पर बहस जितनी भी की जाए, टेक्निकल बातें जितनी भी रखी जाए, लेकिन ये सच है कि मंदिर का श्रेय भाजपा को जाएगा और जाता है, इस बात में कोई नहीं, लेकिन नावेद भाई, लेकिन अब तो मामला एक में नावेद शिको, लेकिन अब तो मामला जननायक और लोकनायक का हो गया है। अब क्या होगा? देखिए, जननायक की बात मैं इस पर बोलना चाह रहा था। फरहाद भाई बहुत हमारे आदरणीय, इस बात पे कोई शक नहीं। और वो अगर जननायक अपने नेता को कह रहे हैं तो उनका कहने का हक है, कुछ भी कह दे, उनको आज का गांधी कह दे, हमें कोई इतराज नहीं है। हम भी अखिलेश यादव जी का बड़ा सम्मान करते हैं, और जनाधार वाले नेता है, इतना तो मैं भी कहता हूं कि उनका जनाधार है। लेकिन जननायक जो कह रहे हैं ये थोड़ा खटक इसलिए रहा है कि जिसके पास जननायक होता है वो ये नहीं कहता है उपचुनाव में कि हमें गुड्डू जमाली ने हरा दिया। जिसके पास जननायक होता है वो ये नहीं कहता है कि मायावती ने हमारा खेल बिगाड़ दिया। जननायक खेल नहीं बिगाड़ने देते। जिसके पास जननायक होता है उसके पास मुद्दे जमीन पर उतर जाते हैं। जाति जनगणना की 20 बार बात कहने वाले अखिलेश यादव उसको जमीन पर नहीं उतार पाए, तो कैसे जननायक है? सामाजिक न्याय की बात वो ट्विटर पे कहते हैं, कितने आंदोलन किए, कितने लाख लोगों को वो उत्तर प्रदेश में जमीन पर ला पाए। कितनी बार उन्होंने बेईमान सरकार कहा योगी और मोदी सरकार को, लेकिन उसको लेकर समाजवादियों की भीड़ को लेकर वो अगर निकल, ठीक है नवेद भाई, ठीक। मैं एक छोटी छोटी अपने प्रेम नारायण जी या फरहाद भाई से भी लूंगा। प्रेम नारायण जी, नवेद शिको कह रहे हैं कि जिनके पास जननायक है, जो जननायक है, लोकनायक अपने पास होने का दावा करते हैं, वो ऑफिशियली अधिकृत तौर पर ये रिलीज जारी नहीं करते हैं कि 2014 से 2024 तक हमको हराने के लिए मायावती सुपारी ले ली लगातार, इसलिए हम हार रहे हैं। फिर वो ऐसा नहीं। अमिताभ जी दो बातें हैं जी। इसमें तो जो आदमी ये कह रहा है कि हम देश के विश्व के सबसे बड़े नेता है जी, तो फिर पहली बात तो ये कि फिर वो महान नेता क्यों सारे दलों की और जूठन बटोरते फिर रहे हैं? सवाल नंबर 1, क्यों पकड़ रहे हैं भाई? आप अपने दम पर मैदान में आइए ना, क्यों एक एक करके पकड़ रहे हो? जिसका जनाधार नहीं, आप बोलते थे 6 महीने पहले, उनको पकड़ के अपने साथ क्यों लेके आ रहे? आप अपने दम पर, अपने मैदान पर, अपनी ताकत से, पहली चीज। दूसरी एक चीज और, अमिताभ जी आपने जो बात कही मुलायम सिंह जी के जन्मदिन को लेकर, अरे राघवेंद्र जी सुनिए, आप नहीं कह सकते ना किसी को, उत्तर नहीं कह सकते। उत्तर क्यों नहीं कह सकते? जिसको आप अभी तक जूठन नहीं कहेंगे। जिसको सच्चिदानंद राव को बुलाओ तो जूठन नहीं कहेंगे। ठीक, दोनों क्या बात है, रुक दीजिए आगे बात। अब बहस निरर्थक हो रही। फराजकित भाई साहब, जो मैंने कहा, जिनके, जो नावेद ने कहा कि जिनके पास लोकनायक जननायक होते हैं वो ये नहीं कहते कि हमें पड़ोसी ने हरा दिया, वरना हम भी कुछ ना कुछ कर देते, डोले शोले दिखाते नहीं। देखिए अमिताभ जी आप बहुत प्रबुद्ध पत्रकार हैं जी, और आपने सबको पढ़ा होगा जी। आदरणीय अखिलेश यादव जी आज के जननायक हैं, और मैं पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं कि हैं। देखिए, जब जेपी आंदोलन हुआ, लोहिया जी जब लड़ाई कर रहे थे और तमाम सोशलिस्ट विचारधारा के लोग लड़ाई कर रहे थे, तो कांग्रेस की मजबूत सरकारें थी।
इलेक्शन जीतना, और जब 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 जुल्म बढ़ता है, आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से देश में और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, और जिस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं और करोड़ों करोड़ों युवाओं के फ्यूचर है वो अंधकार में, उस लड़ाई को जो लड़ेगा वो जननायक होगा। और कौन उस लड़ाई को लड़ रहा है? आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर ठीक प्रदेश है, तो में उसका उस फायदा लड़ाई मिलना को लड़ चाहिए रहे हैं। आपको, बिल्कुल ठीक है। अभी रुक रहे हैं छलाद भाई, आगे बात, आगे नौजवान आगे लड़ाई अपने हाथ में लेता है जी, उसका झंडा जो हाथ में पकड़ता है वो जननायक होता ठीक है, ठीक है, और आज छात्रों और नौजवानों ठीक है फराज भाई, ठीक है, ठीक है। राघवेंद्र सिंह जी, राघवेंद्र सिंह जी, अब आपको जननायक से लड़ना पड़ेगा, मामला जननायक तक पहुंच गया। ये छोटी टिप्पणी लड़ना पड़ेगा जी, बिल्कुल फराज भाई, आप रुक जाओ, उनकी भी बात आ जाए, लोकतंत्र है जी अमिताभ जी, जी। ये लोग सुधरने वालों में तो है नहीं। ये जो इनके जननायक हैं या जो कोई भी लोकनायक है, क्या ये लोग परिभाषा बता रहे हैं, ठीक करने वालों में से हैं। सब नजर आते हैं जब राजनीतिक दलों के चुनाव होते हैं। भाई लोकसभा का चुनाव आज है, इससे पहले भी आप लोगों को उत्तर प्रदेश में रहना चाहिए, एक यात्रा निकालना। इसके अलावा आपने प्रधानमंत्री को एक प्रेस वार्ता करवा नहीं पाई, दूसरे पर टिप्पणी करेंगे राजवेंद्र जी। जी? आप लोगों को उत्तर प्रदेश की जनता ने विरोध के लिए कहा, तो समाजवादी पार्टी की क्या भूमिका है? वे सिर पैर की बातें करते घूम रहे हैं, वो टिकट बांट देंगे, चुनाव लड़ लेंगे, जो एक दो सीटें आ जाएंगे उसमें संतोष कर लेंगे, रह समय के सत्ताधारी दल को गाली देते घूमेंगे। अखिलेश यादव जी की उपलब्धियां भी बताया करिए भाई। उत्तर प्रदेश में एक बार मुख्यमंत्री रहे हैं 2012 में, पूरा दिन निकल जाएगा उनकी उपलब्धियां बनाने में राजवेंद्र जी, पूरा दिन निकल जाएगा। आप 5 उपलब्धियां नहीं दे पाएंगे, मैं 50 गिना दूंगा अभी। जैसे अमिताभ जी ने हमें समय दिया, हम लोग बताने का प्रयास करते हैं, हमारी सरकार में इतना ठीक है, ठीक है, मैं सारे मित्रों को रोकूंगा, सारे मित्रों ने अपनी अपनी बात रखी, लेकिन मैं एक बात पर कहूंगा कि आप जो एजेंडा नावेद, ध्यान से सुनिए भैया, चूंकि नॉन पॉलिटिकल आदमी आप ही हैं, जब आप अपनी पार्टी के लिए कोई इशू बनाते हैं, क्या आपको पता ही नहीं लगता कि उस इशू को बनाने के बाद उसको सस्टेन करवाने के लिए क्या करना चाहिए? वो इशू कब आपके हाथ से खिसक जाता है आप जान ही नहीं पाते क्या? और जब जगते हो तो हाउ हाउ करते हो। अरे मैं एक छोटे सा उदाहरण सामने रखता हूं, उसको नकारा नहीं जा सकता। मैं निवेदन करूंगा फराज भाई को भी उसको ध्यान से सुनना चाहिए, और राहुल गांधी जी को भी, उनकी पार्टी को। आपने अटारी चढ़ के चिल्लाया, बोले पीडीए पीडीए पीडीए, ना भाई चिल्लाया कि नहीं? क्या एनडीए के पास देश के 3 महत्वपूर्ण राज्यों में पिछड़े वर्ग की 3 प्रमुख जातियों के प्रतिनिधि मुख्यमंत्री हैं। हम बता दें, इतना जोर नहीं डालो, नायब सिंह सैनी हरियाणा वाले, मोहन यादव और नीतीश कुमार। क्या आप क्या झुंझुना लेके घूम रहे हो? फिर ये भी तो सोचो, ये भी तो सोचो भैया। 60 साल बाद प्रेम भाई, 60 साल बाद हरियाणा में पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री बना है। आपके लिए कोई घटना नहीं? बोले लोक नायक राहुल गांधी, इतनी सी बात नहीं बनेगी क्या? इन सब चीजों का जनता में मैसेज जाता है भाई। आप कुछ भी कहते रहो चल जाएगा, नहीं ना। इस बात को मैंने देखा ही नहीं। राहुल गांधी ने एक बार अपनी पार्टी के ओबीसी मुख्यमंत्रियों का बयान किया था, नावेद भाई, क्या आपके ओबीसी वोट जुटाएंगे मुख्यमंत्री, और भाजपा के ओबीसी मुख्यमंत्री लूडो खेलेंगे? गजब कर रहे हो यार, कुछ समझ ही नहीं। मतलब आपका कोई ओबीसी बन जाएगा, वो देश में क्रांति कर देगा। और भाजपा ने 60 साल बाद हरियाणा जैसे राज्य में, जहां जाट डोमिनेशन देवीलाल से लेके और वंशीलाल तक चलता ही रहा, उस राज्य में उसने दोबारा लाके ओबीसी बैठा दिया। छोटी बात है क्या? हरियाणा के ओबीसी से जाके पूछिए, वो कह रहे भैया 60 साल बाद सत्ता आई है। बोलो ना लोकनायक को जान रहे ना जननायक को। जाति का अपना सम्मान स्वाभिमान है, कास्ट का अपना प्राइड है, और जो लोग कहते नहीं वो फिर ना समझ है। क्या उनको समझ नहीं राजनीति की?
उनको फिर किसी इंस्टीट्यूट वगैरह में अपना टीचिंग का काम शुरू करना चाहिए, बच्चों को लेक्चर दीजिए। आप राजनीति नहीं कर पाएंगे भारत जैसे देश में। अगर आपको यही नहीं समझ कि हरियाणा में 60 साल बाद ओबीसी क्यों आया मुख्यमंत्री बन के, आप इसी में मस्त हो कि मोदी ने खट्टर को हटा दिया, और हो सकता कल आपकी ये खुशी भी काफूर हो जाए। कल से मतलब 3-4 होली से पहले टीवी पे अचानक से चलने लगे खट्टर जी और बड़ी पोस्ट पे पहुंच गए। लिख लीजिए मेरी बात, क्या तब मसला जननायक और लोकनायक का नहीं। जननायक लोकनायक पार्टी थोड़ी ना बनाती है मित्र। जेपी को लोकनायक पार्टियों ने नहीं बनाया, देश ने बनाया। कर्पूरी ठाकुर को पार्टियों ने लोक जननायक नहीं बनाया, देश ने बनाया। कुछ चीजें बड़े लोगों के लिए छोड़ देनी चाहिए। हम लोग उतने बड़े नहीं कि लोकनायक हो जाएं, जननायक हो जाएं, नहीं। वो बड़े लोग थे, चाहे जयप्रकाश बाबू हो चाहे कर्पूरी जी हो। एक और दूसरी बात मैं कहूं, एक थ्योरी दी जाती है कि भाई मायावती जी एक्सपोज हो गई, तो मैं पूछता हूं कि भाई उनको तो तभी एक्सपोज हो गई होंगी वो, मेरे ख्याल से जब उन्होंने भाजपा के 176 विधायकों के सपोर्ट से सरकार बनाई थी क्या, और तब एक्सपोज हो गई होंगी जब लालजी टंडन मुरली मनोहर जोशी को राखी बांधते थे, तब भी एक्सपोज हो गई होंगी जब नरेंद्र मोदी के लिए वोट मांगने गुजरात गई थी, नहीं नावेद बाबू। तो जब उसके इतना सबके बाद, आप सबके प्रचार के बाद कि मायावती ने ऐसा किया ऐसा किया, उसके बाद भी 12-13% वोट उनके पास है ना विधानसभा में और 20% लोकसभा में, तब मैं कैसे मान लूं कि बोले ना अब तो मक्का से भी आदमी आके बसपा की टिकट पे लड़ जाए तब भी वोट नहीं मिलेगा, मैं कैसे मान लूंगा। ये सहारनपुर और मेरठ वाली बेल्ट में नावेद भाई कई हाजी हैं क्या, समझ रहे ना, उनमें से जो टिकट लेके लड़ जाएगा 30-40 हजार वोट पाएगा, कुछ ना पाए तो। लिख लीजिए मेरी बात, क्या जावेद भाई आप भी लिख लो, प्रेमनारायण आप भी, राघवन जी आप भी, क्या मैंने जमीन पर पांव पांव घूमकर देश को समझाया मित्र, क्या गूगल और मेन स्ट्रीम और हिंदू और उस सब से मैं थोड़ी रहता हूं। मैं मुझे पता है कि वो लोग और अगर मायावती निष्प्रभावी थी तो गुड्डू जमाली को जिस फैनफेयर के साथ, जिस जलवा जलाल के साथ, क्या बोलते हैं उर्दू में, जलवा फरोज हुए हैं गुड्डू जमाली सपा में, ऐसा माइकल लाल कोई हुआ क्या, क्या ऐसा तो शिवपाल नहीं हुए थे। नावेद जी गलत तो नहीं कह रहा। गुड्डू जमाली का जो भव्य स्वागत, दिव्य स्वागत अखिलेश जी ने अपनी मौजूदगी में कराया और गुड्डू जमाली को देश का नेता घोषित किया, ऐसा तो गुड्डू जमाली ने भी कभी नहीं सोचा होगा क्या। उनके फ्लैट जरूर दुबई तक में बने हैं, लेकिन वो नेता तो आजमगढ़ के भर के थे, तो कोई तो वजह रही होगी। इसलिए मैंने बहुत सोच समझ के कहा गुड्डू जमाली टाइप ऑफ पॉलिटिक्स। फराज भाई ये पॉलिटिक्स आज नहीं हमेशा कारगर रहेगी। और एक बात कह के और अपनी बात समाप्त कर दूंगा। फराज भाई चूंकि आंकड़ों का अध्ययन करते हैं इसलिए उनके संज्ञान के लिए कर देता हूं। सन मुझे याद नहीं रहता, घटना याद रहती है। राघवेंद्र भाई की पार्टी का मसला था। नावेद बाबू आप सुनिए, आगे अभी तो 2 महीने बहुत चर्चाएं होंगी चुनाव पर, ये प्रसंग याद रखिएगा। कल्याण सिंह अलग पार्टी बना खड़े हो गए, उन्होंने 75-80 सीटें अपने उम्मीदवार खड़े किए। जब रिजल्ट आया तो जैसे 2017 के सपा के रिजल्ट की, फैसला सुन लीजिएगा, सपा के रिजल्ट की हमने सपा के एक सर्वोच्च महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक के साथ कमरा बंद करके समीक्षा की। आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, ठीक।
वैसे ही मैंने उस चुनाव में समीक्षा की गोविंदाचार्य जी के साथ बैठ के, कमरा बंद करके नावेद बाबू। क्या 75 सीटें या 74 सीटें ऐसी निकली जिनमें कल्याण सिंह के क्रांति दल को 3000 वोट मिला, भाजपा 2700 से हार गई। क्या 75 सीटें हरवा दी कल्याण सिंह ने, वो जीते सिर्फ 4, लेकिन भाजपा का कुंडा हो गया। गूगल में जाइएगा, मिल जाएगी बात। लेकिन मैंने और गोविंद जी ने बैठकर एनालिसिस किया था एक एक सीट का, कि भाजपा कितने से हारी और कल्याण सिंह के आदमी को कितना वोट मिला। 75 सीटें नावेद भाई। उसके बाद यह कहा गया कि कल्याण सिंह जी को वापस लाओ। फिर वो बहुचर्चित दृश्य आपने देखा होगा जब वाजपेयी जी ऐसे करके कल्याण सिंह के लिए मिले और कल्याण सिंह उनकी बाहों में समा गए। 75 सीटें हरा दी थी फराज बाबू। क्या? इसलिए जननायक लोकनायक में कुछ नहीं रखा, बी प्रैक्टिकल। क्या? तब भाजपा के लोग कहते थे कौन है कल्याण सिंह, क्या है कल्याण सिंह, हम हैं तो पार्टी है तो कल्याण सिंह है। तो मैं कहता था भैया ऐसा ना बोलो, क्या कुछ तो है। रिजल्ट आया, सांप सूंघ गया, सांप सूंघ गया। 2014 के उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव की समीक्षा कर लीजिए, परिणाम की। परिणाम लोकसभा चुनाव आयोग की वेबसाइट पर है नावेद भाई ना, पता लग जाएगा कौन किसको हरा गया। क्या? बस उसकी समीक्षा कर लीजिएगा तो आपको मेरे आज के शो के विषय की प्रासंगिकता पता लग जाएगी कि मैंने विषय क्यों रखा आज। मेरे लिए जमीन पर यह फैक्टर महत्वपूर्ण है और मेरी निगाह भी इस पर रहेगी कि ये कहां कहां कितना प्रभावी होता है। एक बार टिकट अनाउंस हो जाने दीजिए, अगर हमारे पास समझ है उत्तर प्रदेश को समझने की तो हम बहुत हद तक ये समझ पाएंगे कि इस सीट का भविष्य क्या होगा। धन्यवाद।